तू कर अगर कोशिश तो वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तू मत रुक थक हार के रास्ते के ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हमारे पास एक आवेश रहेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव रहेगा जो दो आवेशों -q और +q को मिलाकर बनेगा। इसके निरक्ष पर हमें एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। निरक्ष का मतलब हुआ द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एकदम सीधे कहीं पर भी कोई पॉइंट हो तो उसे बोलेंगे निरक्ष पर स्थित बिंदु बोलेंगे। यहां पर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी होगी इस द्विध्रुव के कारण। तो यहां पर -q आवेश के कारण अगर हम बिंदु m पर तीव्रता कहेंगे तो -q आवेश है तो तीव्रता अंदर की ओर होती है, तो E1 जो है इस आवेश की ओर ही हो जाएगी, और +q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, तो ये E2 हो जाएगी बाहर की ओर। E1 के दो घटक होंगे, एक E1 sin थीटा, एक E2 cos थीटा। ये हम कोण थीटा मानते हैं, इसलिए इसका जो एकांतर कोण ये होगा, क्योंकि ये जो है इसके द्विध्रुव के समांतर, द्विध्रुव के अक्ष के समांतर ही क्या होगा हमारा ये E2 cos थीटा होगा, इसलिए ये कोण क्या होगा थीटा होगा, और ये जो है इसके संगत कोण होगा तो ये थीटा होगा। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है वो एक ही दिशा में होंगे। दूसरी बात E2 sin थीटा और E1 sin थीटा दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए वो क्या करेंगे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा सिर्फ इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का। तो हम इसी पर जो है बिंदु M पर इन्हीं कारण तीव्रता निकालेंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को लेकर के। देखते हैं -q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 1/4 πε0 इंटू -q आवेश है तो यहां q अपान चिन्ह हटा के लगाते हम लोग, अपान देखो ये दूरी कैसे निकालें, द्विध्रुव की लंबाई 2l होती है तो l ये हुआ, और इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है तो ये r ये हो गया। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि निरक्ष है तो 90 अंश होगा, इसलिए इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमारी कर्ण हो जाएगी, 90 अंश है कर्ण, ये लंब और एक आधार, तो जब लगाएंगे तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की हमें वैल्यू निकालनी है, यहाँ देखिए लंब जो है वो r है स्क्वायर प्लस आधार जो है l हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 2l था l ये हो जाएगा l स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर इधर रूट आ जाएगा तो आ जाएगा √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जितना ये है उतना ये भी होगा, क्योंकि दोनों ये सर्वांग त्रिभुज है, एक ही होंगे। तो यहाँ पर जो होगा q अपान -q आवेश दूरी जो इसकी होगी वो होगी √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और r स्क्वायर होता है दूरी का स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर से रूट हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो q अपान आ जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, प्लस q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4 πε0 इंटू q अपान जो प्लस q आवेश है इससे दूरी कितनी है इसकी बिंदु M की, ये √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, स्क्वायर तो स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। E2 1/4 πε0 इंटू q अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, बिंदु M पर परिणामी
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू, देखिए ये दोनों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होंगे, इसलिए दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। और जो अच्छी स्थिति में था उसमें दोनों क्या थे, 180 अंश पर थे, विपरीत दिशा में थे। एक इधर E1 था, इधर E2 था, तो दोनों के बीच क्या हुआ था, 180 एंगल था, इसलिए दोनों क्या घट गए थे। तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इक्वल टू E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस cos थीटा। E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये cos थीटा। देखिए दोनों सेम है, दोनों दो बार हो गए, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हुआ, cos थीटा हुआ। देखिए यहां देखिए त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OAM में अगर हम बात करें तो जो हमारा cos थीटा होगा, cos थीटा ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा हो जाएगा ये OA और जो कर्ण होगा हो जाएगा AM। तो OA है L और कर्ण है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमारा जो cos थीटा की वैल्यू होगी हमारी, वो होगी L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू होगी L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सबको मालूम है कि रूट की जो वैल्यू होती है मतलब होता है पावर में 1/2, इस रूट की वैल्यू होती है पावर 1/2। तो यहाँ जो ये रूट है यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, पावर 1/2 कर सकते हैं। अब E इज इक्वल टू 2, इसको पहले कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये 2L के साथ कर लो, Q इंटू 2L अपान, देखिए पावर यहाँ 1 मान लो, आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, दोनों गुणे में है तो एक आधार लिख लेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस 1/2, यहाँ ऐड कर दो 1 प्लस 1/2, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1/2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। चूंकि L इज लेस देन R, L R से बहुत छोटा है, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, अब हम इसको नगण्य मानेंगे तो L स्क्वायर यहां से हटा देंगे, तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L अपान R स्क्वायर होल पावर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि Q इंटू जो 2L है ये P होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है P, तो इसके प्लेस में हम रखेंगे P यहाँ पे, तो आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R क्यूब बचेगा यहाँ पे। ये प्रूफ है। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पृष्ठ है, कोई भी सरफेस ले लिया जाए, मान लीजिए ये सरफेस है, तो इस पृष्ठ से जो भी जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी बल रेखाएं इससे पास होंगी किसी आवेश के द्वारा, अब वो आवेश नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी हो, तो इससे जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा
कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर, जस्ट प्लस मतलब पृष्ठ के एकदम लंबवत हो, ठीक है, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से बद्ध, मतलब उस पृष्ठ से गुजरने वाला, है ना, कुल क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई, फाई फ्लक्स है, ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स। ई सिर्फ ये बताता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, इसलिए ई बताता है क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अर्थात इसका जो फार्मूला होगा वो डी फाई ई, डी फाई मतलब डिफरेंस मतलब छोटे से पृष्ठ से जाए, जब पृष्ठ के छोटे से भाग से जाए तो उसे कहेंगे हम, जैसे ये सरफेस है तो इसके छोटे से भाग से जो मतलब पृष्ठ गुजरेगा उसे बोलेंगे डी फाई। डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर, ई है वैद्युत की तीव्रता और डीएस वेक्टर मतलब है पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो डीएस वेक्टर हो जाएगा। अगर हम बात करें पूरे पृष्ठ से, अगर कोई भी फ्लक्स पूरे पृष्ठ से गुजर रहा है, ठीक है, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो होगा फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल फाई ई वेक्टर डीएस वेक्टर, ठीक है। डीएस जो है वो है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश है। एक बात और, जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है, कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी सरफेस हो, अगर एरिया वेक्टर होगा, वो जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा। पृष्ठ ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये है अपना डीएस वेक्टर। अगर हम आगे करें फाई ई इज इक्वल टू, तो देखो ई वेक्टर देखिए हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा है ना क्लास 11th में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ये होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो फाई ई इज इक्वल टू ई, और देखो डीएस का जो इंटीग्रेशन होगा, डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस होगा, क्या होगा, जैसे डीएक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स, तो डीएक्स कितना होगा, एस हो जाएगा, डीपी कितना होगा इंटीग्रेशन, पी हो जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह यहां पे देखो डीएस है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ एस हो जाएगा, एस है एरिया क्षेत्रफल, कॉस थीटा हो गया। ये हमारा फाई ई का फार्मूला आ जाएगा फ्लक्स का, ई एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा जो है ना, वो थीटा जो है ई वेक्टर तथा एस के बीच का कोण है। थीटा हम लिख दे रहे हैं, जहां थीटा क्या है, क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र सदिश तथा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, ओके। देखिए नोट पे हम आते हैं, नोट पे वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फिर इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर भी होता है, ओके। ये लिखो या फिर ये कह दो, दोनों एक ही चीजें हैं। सेकेंड नोट पॉइंट में आ जाओ। सेकेंड नोट पॉइंट होगा वैद्युत फ्लक्स की विमा। अगर हम विमा की बात करें तो देखो न्यूटन मतलब बल होता है, मतलब बल की विमा, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर की विमा, और बटे कूलाम की विमा मतलब आवेश की विमा। कूलाम है ना, तो आवेश की विमा। बल की विमा होती है m/L/T-2 और मीटर की विमा होती है L, तो L स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, अपान आवेश की विमा होती है AT, क्या होती है AT होती है। इधर आ जाओ, तो जो विमा हो जाएगी क्या हो जाएगी, m/L/T
t माइनस टू, और ये देखिए t1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो देखो t माइनस टू ऊपर जाएगा, t माइनस वन -2 -1 -3 हो जाएगा, तो t माइनस 3, और क्या हो जाएगा देखो a1 है, ऊपर जाएगा a-1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा या ml, देखिए ml3 होगा, L2 है एक, ये है देखो L2 और L1 क्या हो जाएगा L3, ml3 t-3 और a-1 हो जाएगा। गॉस की प्रमेय, गैसेस थ्योरम, निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कोई पृष्ठ है वो बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होता है क्या फाई, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का, माने उस पृष्ठ में निहित आप कह सकते हो कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। फिर से एक बार, निर्वात अथवा वायु में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू Q इंटू 1/ε0, Q का नाम Q/ε0, ये हुआ फाई ई। गॉस की प्रमेय का प्रूफ होगा, तो माना पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु P है, जिसकी बिंदु O से दूरी स्मॉल r है, बिंदु O से दूरी स्मॉल r है, O कोई पृष्ठ का जो है मध्य बिंदु है, केंद्र है, वहां पर एक आवेश Q है, एक Q आवेश है, बिंदु O पर एक आवेश क्या है +Q है, ठीक है। तो यहां से इस मतलब बिंदु P की दूरी क्या है स्मॉल r है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर तथा जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है ds वेक्टर है, तथा ds जो है वो पृष्ठ के अल्पांश का क्या है क्षेत्रफल है। प्रूफ में क्या होगा, पृष्ठ से निर्गत, इसे कह सकते हैं गॉसीय पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर ds वेक्टर। E है वैद्युत क्षेत्र सदिश और ds है क्षेत्रफल सदिश, तो फाई ई इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रल, इसे कर सकते हैं हम लोग E ds cos थीटा, थीटा जो है वो E और ds वेक्टर के बीच का कोण है, E वेक्टर और जो ds वेक्टर उसका क्या है कोण है, ये एंगल है, ये एंगल थीटा है, देखिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो अब बताइए यहां पे क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। अब फाई E इज इक्वल टू E तो ठीक है, क्लोज इंटीग्रल देखिए ds cos थीटा, अच्छा E अंदर ही रखिए, इसे अंदर ही रखिए, फाई E इक्वल टू जो E की वैल्यू होती है वो हम लोग जानते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r², ds cos थीटा होगा, ठीक है। यहां पे जो कहां से आया, E की वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू Q/r², ये तीव्रता का सूत्र है किसी बिंदु आवेश के कारण। तो फाई E इज इक्वल टू, इसे हम बाहर ले लेंगे 1/4πε0, Q भी बाहर ले लेंगे हम, क्लोज इंटीग्रल ds cos थीटा अपान r², ds cos थीटा अपान r², ये होगा। और हम लोग जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ds cos थीटा अपान r² जो होता है सिर्फ इतनी, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है d ओमेगा जो है ना वो घन कोण है, तो यहां पे क्या हो जाएगा d ओमेगा, तो यहां रखेंगे फाई E इक्वल टू Q/4πε0, यहां पर रखेंगे हम d ओमेगा। अभी इसके पहले जो प्रूफ हुआ था
फ्लक्स में था, तो यहाँ पर देखिए जैसे वहां पे ds था तो हमने ds मतलब ds क्या कर लिया, इसका इंटीग्रेशन हुआ था s, इसी तरह जो db होगा इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा b, ठीक है, db का b इंटीग्रेशन, dp का p हो जाएगा इंटीग्रेशन, जो भी है ना, उसी तरह d ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां सिर्फ क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू जो होती है 4 पाई होती है घन कोण, ये जो होती है 4 पाई वैल्यू होती है। तो यहां पर रखेंगे फाई ई, इधर देख लीजिए, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल आउट, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर ds वेक्टर भी होता है, इसलिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर ds वेक्टर प्रूव्ड। ये गॉस की प्रमेय है।